नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्पाइट ट्यूटोरियल में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। पिछले लेक्चर में हमने जितना भी सीखा वो सब आपको समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो आइए आज हम इसी सीरीज को आगे ले चलते हैं। तो आज का टॉपिक है अपना ट्रिग्नोमेट्री। अब देखो ट्रिग्नोमेट्री मैं 2 पार्ट में कवर करूँगा। आज पार्ट 1 कवर करूँगा जिसमें हम इसका बेसिक्स देखेंगे। पार्ट 2 में इसका हम एप्लीकेशंस देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। अब सबसे पहले हम समझते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है। तो आइए इसका डेफिनेशन पढ़ते हैं, फिर मैं इसको आपको एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करूँगा। देखिए क्या होता है ये। इट डील्स विथ द स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। देखो ये जो है आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इसमें जो भी आपका एंगल्स और इसके डायमेंशन इसके बीच ये एक रिलेशंस प्रोवाइड करता है और ये केवल राइट एंगल ट्रायंगल के लिए एप्लीकेबल है, जैसा कि आपको डेफिनेशन में बोल रहा है। एक कॉन्सेप्ट आपका मैथमेटिक्स एक हिपार्चस थे जिनके द्वारा डेवलप किया गया है। अगला देखते हैं क्या है। इट हेल्प्स टू फाइंड द मिसिंग आर अननोन एंगल्स आर साइड ऑफ अ राइट ट्रायंगल यूजिंग द ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला फंक्शंस आर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। इन ट्रिग्नोमेट्री द एंगल्स कैन बी आइदर मेजर्ड इन डिग्री और रेडियंस। देखो ये बेसिकली है, आपको अगर कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया है उसमें या तो कोई एंगल मिसिंग्स होगा या कोई डायमेंशंस मिसिंग होगी। तो ट्रिग्नोमेट्री के हेल्प से हम उसकी फाइंड आउट कर सकते हैं। माने यहाँ आपका डायमेंशंस ए दिया है, इसका बी दिया है। अब आपसे पूछ रहा है कि सी का क्या वैल्यू होगी, तो आप कैसे निकालोगे। यहाँ आपको एक एंगल दे दिया है, तो ये सब का एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री रिलेशंस होते हैं जिनका हम यूज करके यहाँ निकाल लेंगे। जैसा कि अगर थीटा दिया आपको, आगे आगे मैं डिस्कस करूँगा, वहाँ आपको समझ आएगा साइन क्या होता है, कॉस क्या होता है, टैन क्या होता है आपका। ये सब अलग अलग पैरामीटर्स हैं जो हम आगे आने वाले लेक्चर में इसको आपको अच्छे से समझाएंगे ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम्स ना आए। अभी केवल जो इसका डेफिनेशन है वो यही है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में कोई आपको अननोन वैल्यू दी रहेगी, या तो एंगल होगी या कोई डायमेंशंस होगी, जिसको हम ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से निकालेंगे। अभी देखिए जैसे आपको देखेंगे इसका यूज मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू दिखाता हूँ। अभी आप देखोगे कि कभी-कभी आप क्वेश्चन में एक आपका आदमी यहाँ से बैठ के एक जगह को देख रहा है। यहाँ से बोलता है इसकी डिस्टेंस मान लेते हैं 5 मीटर है। अब आपको ये भी बता देगा कि जो आदमी यहाँ बैठा हुआ है, वो यहाँ से 53 डिग्री का एंगल बना रहा है, जो यहाँ दूसरा आदमी है, ए से बी। अब आपसे पूछेगा कि ये जो है ये हॉरिजॉन्टल है, ये कितनी ऊँचाई पर बैठा है। ए सी की आपको हाइट फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, आपको ट्रिग्नोमेट्री के द्वारा आप एकदम इजीली डिफाइंड कर दोगे। अब जहाँ एंगल बना रहा है, आप जैसे ट्रिग्नोमेट्री रिलेशंस लगाओगे आपको तुरंत निकल आएगा। फिर आप देखोगे कि होता है कि मानिए एक हिल की ऊंचाई आपको दी हुई है एच मीटर, आपसे बोला जाता है कि यहाँ से एक बंदूक फायर की जाती है। अब आपको ये डिस्टेंस दे देगा एक्स मीटर। अब आपको बोलेगा कि एच हाइट पे यहाँ फायर करना है, तो कितने एंगल पे इसको फायर करें ताकि ये ए पॉइंट पे हिट करे। तो इसको हम ट्रिग्नोमेट्री की सहायता से एकदम इजीली निकाल लेंगे। जैसे ही आप यहाँ लगाओगे tan थीटा इक्वल टू एच बाई एक्स, तो यहाँ से आपको एंगल पता चल जाएगा कि इतने एंगल पे हम बुलेट को फायर करें तो ये जाके इस पीक पे हिट करेगा। तो आपको समझ आ गया होगा कि ट्रिग्नोमेट्री का कितना ज़्यादा यूज है। इसका हम छोटे से छोटे पैरामीटर से लेके बड़े-बड़े पैरामीटर तक हम इसका यूज़ करते हैं। तो आइए आगे हम समझते हैं। अब देखो ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले जो होता है एंगल और आर्म्स होते हैं, तो हम समझते हैं कि एंगल होता क्या है। अब देखो एंगल का पहले डेफिनेशन रीड करते हैं, फिर मैं इसको आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। देखो एंगल होता क्या है। द एंगल इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ रिवोल्यूशन दैट द रिवॉल्विंग लाइन अंडरगोज विथ रिस्पेक्ट टू इट्स इनिशियल पोजीशन। देखो ये कह क्या रहा है कि मानिए आपकी एक लाइन है जो इनिशियल पोजीशन ए बी पे है, मान लेते हैं हम यही लाइन है, इसका इनिशियल पोजीशन है। अब इस लाइन को
हम घुमाना शुरू करें। अब देखो इसको हम 2 डायरेक्शन में घुमा सकते हैं, या तो इधर घुमा सकते हैं या हम इसको इधर घुमा सकते हैं। किसी भी डायरेक्शन में हम घुमा सकते हैं, ये हमारे ऊपर है। अब ये बोल रहा है कि इसको इनिशियल से फाइनल पे जहाँ पहुँचा, अब मानिए फाइनल पे ये पहुँचा, इसको हम फाइनल पॉइंट दे देते हैं, इसको बी, इसको सी। ये हम जब क्लॉकवाइज, ये आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, थीटा इक्वल टू आपका एंटी क्लॉकवाइज है। आपको पता है ना एंटी क्लॉकवाइज, आपका जो वॉच है वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज। और जो आपका ये नीचे है, देखो ये क्लॉकवाइज के डायरेक्शन में है, थीटा यहाँ आपका क्लॉकवाइज। अब ये मैं आपको बता दूंगा कि देखो जब एंटी क्लॉकवाइज होता है तो थीटा आपका पॉजिटिव आता है। जब एंटी क्लॉकवाइज होगा, जो लाइन है अगर हम उसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेंगे तो एंगल को पॉजिटिव लेंगे, और एंगल को हम निगेटिव लेंगे जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये आपका बहुत ही बेसिक है, आपको ये समझ आना चाहिए कि देखो स्टूडेंट लोग फिजिक्स के प्रॉब्लम में बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि बेस से जो एंगल बना रहा है उसको हम पॉजिटिव कब लें, कब निगेटिव लें। सीधा अगर एंटी क्लॉकवाइज से हम इनिशियल पॉइंट से जा रहे हैं तो पॉजिटिव, क्लॉकवाइज जा रहे हैं निगेटिव। अब देखो ये आपका इनिशियल लाइन थी, इसको हमने रोटेट किया, कितना रोटेट किया, थीटा डिग्री। तो एक फाइनल पॉइंट पे जहां पहुंचा, इन दोनों के बीच का जो गैप आया, इसी गैप को हम एंगल बोलते हैं। अगर हम क्लॉकवाइज देख के करेंगे, देखो इनके बीच इतना एंगल आया, उसी को हम बोलेंगे कि एंगल्स उसको बोलते हैं। फाइनल और इनिशियल के बीच जो गैप आया है, देखो इनका ये पॉइंट सेम रहेगा, इसको नहीं चेंज करना है, यहाँ रहा। अब इसको हमने घुमाना चालू किया, पहले घुमाए यहाँ तक आया मान लीजिए, फिर घुमाना चालू किए टू, जितने एंगल पे आप चाहो उसको घुमा दो। तो ए हुआ आपका थीटा 1 होगा, इससे देखो तो आपका थीटा 2, ए थीटा 3, ऐसे जितने पॉइंट आप चाहो उतना आप घुमा सकते हो, ये आपके ऊपर है। तो समझ आ गया होगा एंगल्स क्या होता है और एंगल कब पॉजिटिव होता है, कब निगेटिव होता है। अब आइए आगे समझते हैं पार्ट्स ऑफ एंगल। अब देखो एंगल के क्या क्या पार्ट्स होते हैं। अब मानिए ये आपका ओ आई है, ये इनिशियल पॉइंट था, इसको हमने इस लाइन को जब घुमाया, इस पोजीशन पे आया ओ एक्स पे। देखो ये दोनों लाइन है, इनको हम इसका आर्म बोलते हैं, जिसको हिंदी में भुजा बोलते हैं। देखो इन दोनों के बीच जो एंगल बना, हम इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं तो थीटा पॉजिटिव ले रहे हैं, इसको हम एंगल बोलते हैं, जिसको बेसिकली थीटा से रिप्रेजेंट किया जाता है, जो आपका जनरल टर्म है। थीटा, बीटा, गामा, अल्फा, बहुत सारे इसके टर्म होते हैं, बट सबसे ज़्यादा हम लोग थीटा ही यूज करते हैं। अब आइए समझते हैं कि आर्म्स होता क्या है। द टू स्ट्रेट आर कर्व साइड दैट ज्वाइन टू फॉर्म द एंगल आर कॉल्ड द आर्म। अब देखो टू स्ट्रेट या कर्व लाइन, अब देखो ये या तो स्ट्रेट लाइन हो सकती है या कर्व लाइन हो सकती है। इनका जो टेल है, इसके जो एंगल बनाता है इनके आर्म्स के द्वारा, वो हाँ यहाँ पे एंगल बनाया। देखो डेफिनेशन क्या कर रहा है, द टू स्ट्रेट आर कर्व साइड दैट ज्वाइन टू फॉर्म द एंगल आर कॉल्ड द आर्म। इन जो एंगल बनाने के लिए जो दोनों लाइन यूज हुई हैं, उसे हम उसका आर्म बोलते हैं। ए या तो स्ट्रेट होगा या कर्व होगा, कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ देखो एक आर्म आपका क्या है, ओ एक्स है, एक आर्म ओ आई है। इन दोनों को मिला के एंगल्स बनाया गया है, तो इस एंगल के आर्म्स ओ एक्स और ओ आई आए। अब आइए वर्टेक्स समझते हैं क्या होता है। देखो स्टूडेंट को बहुत, भले ही बहुत बेसिक चीज़ है, बट बहुत सारे स्टूडेंट जिनको ये पता ही नहीं रहता कि वर्टेक्स क्या होता है, आर्म्स क्या होता है, ये सब उनको क्लियर होना बहुत ही ज़रूरी है। देखो वर्टेक्स क्या है, द कॉमन एंड पॉइंट वेयर द टू रेस मीट टू फॉर्म एन एंगल। अब देखो इनका कॉमन पॉइंट जहाँ पे ये दोनों आके मिल रही हैं और एक एंगल बना रहे हैं, उसको हम वर्टेक्स बोलते हैं। देखो ये आपकी लाइन L1 है, मैं ले लेता हूँ, ये L2 है, दोनों आके आपका ए पॉइंट पे मिली, तो ए पॉइंट जो आया यही आपका वर्टेक्स हुआ। तो उम्मीद करता हूँ आपको वर्टेक्स, आर्म्स, ये सब समझ में आ गया होगा, और थीटा आपको समझ में आ गया होगा कि कब पॉजिटिव लेते हैं और कब निगेटिव लेते हैं। देखो इसको मैं इसलिए डिटेल का, क्योंकि ये आप जब क्वेश्चन करने जाओगे यही सब आपको डाउट्स आते हैं, बेसिक बेसिक जो डाउट्स होती है। ये आपका एंटी क्लॉकवाइज जब थीटा आप रोटेट करोगे, और निगेटिव होगा जब हम क्लॉकवाइज में चलेंगे। देखो ये फिक्स है, आप अपने हिसाब से कुछ भी चूज कर देते हो, लेकिन ये स्टैंडर्ड बुक, ये सब स्टैंडर्ड प्रोसीजर यही लिखा रहता है, तो आप इसी को फॉलो करिए। अब आइए अगला टॉपिक देखते हैं कि टाइप्स ऑफ एंगल। अब देखो एंगल्स हम समझ लिए क्या होता है, एंगल्स के पार्ट समझ लिए, अब समझते हैं कि एंगल्स कितने कितने तरह के हो सकते हैं। देखो बेसिकली जो एंगल्स होते हैं वो अपने
6 टाइप के यहाँ दिए गए हैं, लेकिन इंटरनल, एक्सटर्नल वो सब मैं नहीं इंक्लूड किया हूँ। जो स्टैंडर्ड टाइप के होते हैं वो आपके 6 टाइप के ही होते हैं। तो आइए एक-एक करके समझते हैं। अब देखो पहला है आपका एक्यूट एंगल। ये एंगल क्या होता है? जब भी कोई एंगल आपका 90 डिग्री से नीचे रहे, 90 डिग्री आपको पता है कि 2 स्ट्रेट लाइन जब आके परपेंडिकुलर मिलते हैं तो इनके बीच को एंगल बनता है, उसको हम 90 डिग्री बोलते हैं। अब अगर आपका एंगल इससे कम रहा, देखो यहाँ देखो ये इससे कम है, तो इसको हम बोलेंगे एक्यूट एंगल। देख लो, एक्यूट एंगल। और अगर ये आपका स्ट्रेट लाइन के इसके बीच जो एंगल बना है इक्वल टू 90 डिग्री, दूसरा है आपका राइट एंगल। इसके बाद है आपका ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल क्या है? जब आपका एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा हो जाएगा। देखो जो एंगल यहाँ बना रहा है वो 90 डिग्री से आपका ज़्यादा है, तो उसको हम ऑब्ट्यूस एंगल बोलेंगे। फिर आता है आपका स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल क्या होता है? जो 2 स्ट्रेट लाइनों के बीच एंगल बनता है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे, देखो इस पॉइंट पे आके मिली है। इनके बीच जो एंगल बना वो स्ट्रेट लाइन हुआ, और ये होगा कब? जब आपका 180 डिग्री होगा। देखो ये सब मैं इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट बोलता है एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, तो आपको समझ में आना चाहिए कि क्या दिया हुआ है। क्योंकि अगर आप इसको सही से नहीं क्वेश्चन में किए तो तुरंत आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। सारा कॉन्सेप्ट पता रहेगा, सब कुछ पता रहेगा, बट एक छोटी-सी मिस्टेक आपकी सारी मेहनत बेकार जाएगी। तो आइए अगला एंगल देखते हैं, रिफ्लेक्स एंगल। अब देखो रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? ऐसा एंगल जो 180 डिग्री से ज़्यादा हो लेकिन 360 डिग्री से छोटा हो, उसको हम रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। देखो ये एंगल आपका यहाँ तक 180 आ गया और इस पॉइंट वापस आएगा तो 360 होगा, इनसे छोटा है, तो इसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल। अगला है आपका कंप्लीट एंगल, जिसको हम संपूर्ण एंगल बोलते हैं। ये क्या है कि ये 360 डिग्री पे, देखो जिस पॉइंट पे हम चले थे उसी पॉइंट पे वापस आके पहुंच गए, कंप्लीट रिवोल्यूशन इसको बोलते हैं। इसलिए इसे कंप्लीट एंगल बोलते हैं। यहाँ से हम सो गए, इसी पे वापस आ गए, तो ये हुआ आपका कंप्लीट एंगल। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कब कौन सा एंगल होता है। देखो अगर 90 डिग्री से कम रहा तो एक्यूट एंगल, अगर 90 डिग्री रहा तो उसको हम राइट एंगल बोलेंगे, अगर 90 डिग्री से ज़्यादा और 180 डिग्री से छोटा रहा तो उसे हम ऑब्ट्यूस एंगल बोलेंगे, अगर 180 डिग्री के इक्वल है तो उसको हम स्ट्रेट एंगल बोलेंगे, अगर 180 डिग्री से ज़्यादा और 360 डिग्री से कम है तो रिफ्लेक्स एंगल होगा, और अगर आपका एक संपूर्ण रिवोल्यूशन लेके आया है तो उसको कंप्लीट एंगल बोलेंगे, जिसको 360 डिग्री होती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको टाइप्स ऑफ एंगल क्लियर हो गया होगा। आइए अगला पॉइंट देखते हैं। अब देखो सिस्टम्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ एन एंगल हम समझते हैं, ये होता क्या है। देखो एंगल को मेजर करने के लिए आपने देखा होगा, कभी थीटा ले लेते हैं, कभी डिग्री ले लेते हैं, बहुत सारे हैं, कभी मिनट ले लेते हैं, कभी सेकंड ले लेते हैं। मिनट का सिंबल्स मैं लिख रहा हूँ, सेकंड का सिंबल्स। तो आखिर ये सब क्या-क्या पैरामीटर, क्या-क्या सिस्टम्स कैसे बनाए गए, वो सब कुछ जानना बहुत ही ज़रूरी है। क्वेश्चन में देखो कभी आपको रेडियन में कन्वर्ट करवाता है, कभी आपको डिग्री में वैल्यू रखनी है, तो ये सब आना बहुत ही ज़रूरी है कि कब हम डिग्री में रखेंगे, कब हम रेडियन में रखेंगे। तो आइए पहला सिस्टम है सेक्सागेसिमल सिस्टम। अब देखो इस सिस्टम में हम क्या करते हैं, इस सिस्टम में जो आपका एंगल होता है वो मेजर्ड बेसिकली होता है आपका डिग्री में। एंगल मेजर्ड मैं लिख दे रहा हूँ ताकि आपको क्लियर है। एंगल मेजर्ड इन डिग्री सेकेंड, डिग्री सेकेंड और मिनट में मेजर होता है, डिग्री सेकेंड एंड मिनट। अब आपको पता होना चाहिए कि ये सब है क्या, आखिर 1 मिनट क्या होता है, अगर हम डिग्री के फॉर्म में ब्रेक करें, ये सब क्या होता है। अब मान लेते हैं हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है। देखो जो ट्रिग्नोमेट्री डिस्कस होगी वो 95% आपका राइट एंगल ट्रायंगल पे ही होगी। जब ट्रिग्नोमेट्री के अलग रिलेशंस आते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल कभी-कभी यूज़ करते हैं, बट बेसिकली जितने भी फार्मूला डिराइव हुए हैं उसको हम राइट एंगल ही लेके चलेंगे। देखो इसका मैं नाम देता हूँ ए, बी, सी। इस पॉइंट पे जो एंगल है 90 डिग्री है, यहाँ एक एंगल बना रहा है। अब देखो अगर एक राइट एंगल को हम 90 डिग्री में ब्रेक करें, 90 इक्वल पार्ट में, तो उसको हम 1 राइट एंगल बोलते हैं। तो होगा अपना 1 राइट एंगल इक्वल टू क्या होगा आपका 90 डिग्री। देखो ये जो है इसको हम एक राइट एंगल को 90 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, तो उसको हम बोलेंगे 1 डिग्री, सॉरी 90 डिग्री। अब 1 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, 1 डिग्री इक्वल टू आपका होता है 60 मिनट्स।
ये है मिनट का सिंबल। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ 60 मिनट। अब 1 मिनट इक्वल टू कितना होगा? 1 मिनट इक्वल टू आपका होगा 1 मिनट इक्वल टू आपका होगा 60 सेकेंड। देखो ये सब आपको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में कभी दिया जाता है कि 5 डिग्री 20 मिनट्स, 5 डिग्री 60 सेकेंड। तो आपको किसी एक फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए ये सब आना चाहिए कि इसका रिलेशंस क्या है। एक राइट एंगल इक्वल टू आपका होता है 90 डिग्री, 1 डिग्री इक्वल टू होता है 60 मिनट्स एंड 1 मिनट इक्वल टू होता है 60 सेकेंड। ये सब इसके सिंबल्स हैं। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब आइए दूसरा सिस्टम समझते हैं, सेंटीसिमल सिस्टम। इस सिस्टम में क्या होता है? देखो इसमें एंगल जो होता है, एंगल मेजर्ड इन, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ आपका एंगल जो आपका मेजर्ड किया जाता है वो ग्रेड। देखो वहाँ डिग्री था, यहाँ ग्रेड में आ गया। ग्रेड जिसको हम जी से जो रिप्रेजेंट करते हैं, ग्रेड मिनट और सेकंड में हम इसको मेजर करते हैं। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये सब है क्या। अब देखो एक ग्रेड इक्वल टू क्या होता है आपका, जब आप एक राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर इसे हम 100 इक्वल ग्रेड में तोड़े तो उसे हम एक राइट एंगल बोलते हैं। तो आपका होगा 1 राइट एंगल इक्वल टू 100 ग्रेड्स। इस सिस्टम में 1 राइट एंगल इक्वल टू 100 ग्रेड्स, जिसको हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे वहाँ डिग्री था, यहाँ ऐसे जी है, ऊपर देखो 10 100 के पावर के टाइप में लिखा जा रहा है। इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये है ग्रेड। अब एक ग्रेड में क्या होगा? एक ग्रेड इक्वल टू आपका होगा 1 ग्रेड इक्वल टू आपका होगा 100 मिनट्स। देखो ये 100 पार्ट्स में तोड़ा गया, 100 मिनट्स। और आपका 1 मिनट इक्वल टू यहाँ आएगा आपका 60 सेकेंड। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब आइए हम तीसरा सिस्टम देखते हैं, जो है सर्कुलर सिस्टम। अब देखो सर्कुलर सिस्टम में क्या होता है, इसका हम डेफिनेशन देख लेते हैं। जो आपका सर्कुलर सिस्टम होता है, इसमें देखो जगह नहीं है तो मैं यही लिख रहा हूँ, इसमें जो एंगल मेजर होता है वो केवल रेडियन में मेजर होता है। एक ही इसका मीटर्स है, पैरामीटर जिसमें हम मेजर करते हैं। इसमें देखो 3 थे, ग्रेड मिनट सेकेंड, इसमें था डिग्री सेकेंड मिनट, लेकिन इसमें केवल रेडियन आता है, इसलिए ज़्यादातर क्वेश्चन में आप देखोगे रेडियन में दिया ही रहता है। तो आइए समझते हैं कि रेडियन होता क्या है। अब मानिए हम एक यूनिट सर्कल लेते हैं। यूनिट सर्कल मतलब आपको पता है कि इसका रेडियस आपको आर है, यूनिट जिसका रेडियस है वो आर। यहाँ हम इसका एक आर्क ले लेते हैं, मान लेते हैं आर लेंथ का एक आर्क यहाँ ये कट रहा है। जो एंगल बन रहा है उसको हम रेडियन ले लेते हैं। तो 1 रेडियन इक्वल टू हम क्या लिखेंगे? 1 रेडियन इक्वल टू आपका आएगा, आप देखो एंगल इक्वल टू क्या होता है? सरकमफ्रेंस बाई रेडियस, सॉरी आर्क बाई रेडियस। तो आर्क क्या है? आर बाई आर। तो यहाँ आ गया 1। तो थीटा इक्वल टू आपका आ गया 1 रेडियन। आपको समझ में आ गया होगा कि इसको देखो कुछ नहीं करना है, एक यूनिट सर्कल लिए, यूनिट सर्कल पर एक आर लेंथ का आर्क मैंने डाला। इसके बाद हमने एंगल का फार्मूला लगाया, तो आपको मिल गया कि जो एंगल यहाँ बन रहा है वो 1 रेडियन बन रहा है। अब रेडियन और डिग्री में क्या रिलेशंस है, आइए उसको हम यहाँ डिराइव करते हैं। इसको मैं एक अलग स्लाइड पे देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। अब आपने देखा होगा कि पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री होता है। बहुत सारे क्वेश्चन में आपने देखा होगा, लेकिन ये आता कैसे है इसको हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं। अब देखो हम मान लेते हैं अपने पास एक सर्कल है, इस सर्कल का रेडियस है आर। यहाँ से एक आर्क हम इस पे बना देते हैं जिसका रेडियस यूनिट सर्कल है, तो ये भी आर हम ले लेते हैं। इसका हम नाम दे देते हैं ओ, यहाँ ए पी, और हम इसको यहाँ पे लाके ज्वाइन कर देते हैं जिसका नाम देते हैं बी। और यहाँ भी ये देखो एक एंगल इसका है जो बना रहा है ओ ए ओ पी। देखो एंगल लिखने का आपको होता है ना ए ओ पी, आपको ये पता होगा कि एंगल को लिखते कैसे हैं। जिस पॉइंट पे एंगल बन रहा है वो मिडल में आती है जब भी आप लिखोगे। और आपका एक एंगल यहाँ से बना रहा है, हम 2 सरकमफ्रेंस ले लिए, एक ये ले लिए हैं, एक अपना ये है। अब इसी से हम प्रूव करेंगे कि पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री आया कैसे। अब देखो जो ए बी है इसका आर्क कितना है? अब देखो जो ए बी है ये आपका हाफ सर्कल है। हाफ सर्कल का सरकमफ्रेंस कितना होगा? हाफ सर्कल का सरकमफ्रेंस फुल का होता है 2 पाई आर, तो हाफ का होगा पाई आर।
अब पाई आर आपका क्या है, इसका सरकमफ्रेंस है, जो हमने इतना आर्क डाला हुआ है, और यहाँ से एंगल क्या बन रहा है, स्ट्रेट एंगल बन रहा है, और ये क्या है आपका एक्यूट एंगल है। अब आइए हम देखते हैं आर जो है ये है आपकी रेडियस। अब देखो एंगल इक्वल टू आपका क्या होता है, आर्क बाई रेडियस, आर्क बाई रेडियस। तो हम जो दोनों एंगल बना रहा है उसको हम लिख देते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं एंगल ट्रिंग ए ओ पी में। अब देखो इसका आर्क ऑफ लेंथ क्या है, आर है, और इसका लेंथ ऑफ आर्क क्या है, सॉरी रेडियस क्या है, आर्क है। तो हम लिख देते हैं आर लेंथ ऑफ आर्क, ताकि आपको समझ में आ जाए। लेंथ ऑफ आर्क ए पी, देखो हम इसके लिए लिख रहे हैं इस ट्रेंगल में, डिवाइडेड बाय रेडियस। अब जब हम इसको लिखेंगे, देखो ट्रेंगल ए ओ बी, अब हम पूरा ले रहे हैं, आपको यहाँ मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, देखिए यहाँ से लेके मैं अभी यहाँ तक पूरा ले रहा हूँ। इसका सरकमफ्रेंस क्या है, जो इसकी आर की लेंथ है, यहाँ हमने निकाला है ऑलरेडी, ये है अपना पाई आर। तो ये है आपका लेंथ, जो है आपका लेंथ ऑफ आर्क। अब देखो ये ए बी का लेंथ है, लेंथ ऑफ आर्क ए बी डिवाइडेड बाय रेडियस। अब देखो यूनिट सर्कल है, रेडियस बराबर है, ये आपको समझ आ रहा होगा। अब हम क्या करेंगे, जब इसको हम इन दोनों का डिवाइड कर देते हैं, इसको हम इक्वेशन 1 ले लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 ले लेते हैं। जब इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से हम डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, अपना अपना आएगा ए ओ पी डिवाइडेड बाई ए ओ बी। अब देखो ऊपर क्या बचेगा, लेंथ ऑफ आर्क एपी, एपी की लेंथ की कितनी है यहाँ से यहाँ तक, इसका है आपको आर दिया हुआ है, तो इसको हम वैल्यू रख देते हैं आर। अब देखो रेडियस आर इसमें भी है, इसमें भी है, वो कट जाएगा, डायरेक्ट हम इसका रखते हैं लेंथ ऑफ आर्क ए बी, यही आपका बचेगा केवल। तो इसकी लेंथ कितनी है, पाई आर, यहाँ हम रख देते हैं पाई आर। देखो ये आपको समझ आया ना मैंने क्या किया, यहाँ देखो आर्क बाई रेडियस, आर्क बाई रेडियस था, जब हम डिवाइड करेंगे तो रेडियस रेडियस से कट जाएगा, केवल इन दोनों का आर्क का रेशियो आ जाएगा। अब देखो आर्क से आर गया, तो क्या बचा, 1/पाई। इसको हम और सिंप्लीफाई जब करेंगे, ए ओ पी इक्वल टू 1/पाई इंटू ए ओ बी। अब देखो ए ओ बी आपका क्या है, ए ओ बी आप इसमें देखोगे, इसकी वैल्यू आपको दी हुई है 1 रेडियन, आप देखे हैं एक क्या है, 1 रेडियन है आपकी इसकी वैल्यू, जो है आपका सॉरी ए ओ बी आया, ए ओ बी, ए ओ बी आपका क्या है, यहाँ से देखिए ए ओ बी आपका स्ट्रेट एंगल है, और स्ट्रेट एंगल की हमने डिफिनेशन पहले ही यहाँ स्टडी की हुई थी, आपको दिखा देते हैं। देखो स्ट्रेट एंगल का एंगल कितना होता है, 180 डिग्री। तो हम इसकी वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, जब इसका वैल्यू आप डालोगे तो ट्रेंगल ए ओ पी इक्वल टू 1/पाई इंटू 180 डिग्री। देखो ये आपको समझ आ गया होगा कि आया कैसे, मैंने कुछ नहीं किया है, जो स्ट्रेट एंगल बन रहा था उसकी वैल्यू उठा के रख दी है। अब देखो इसकी वैल्यू हमने यहाँ निकाली है, कितना आया है, 1 रेडियन। तो ये आया आपका 1 रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री बाई पाई। अब जो हम पाई का इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। यही देखो आपसे बहुत बार ये सब प्रूफ किया करवाता है, लेकिन कोई प्रूफ करता नहीं, आपको बता देता है कि आता कैसे, लेकिन मैंने आपको ये सिखाया कि देखो ये आता कैसे है। नहीं तो लोग बोलते हैं कि इसको रट लो, 1 डिग्री इक्वल टू 180/पाई, ऐसा मल्टीप्लाई कर दो, बट ऐसा आप देखो, अब आप इसको सीख गए, किसी का भी रेशियो पूछे आप इसको इजीली निकाल सकते हो। देखो कोई पूछे पाई/2 की वैल्यू कितनी होती है, अब पाई/2 करो दोनों साइड, तो 180/2 करोगे कितना आएगा, 90 डिग्री। कभी होता है कि 30 डिग्री का कितना मान होगा, अब 30 डिग्री का आप क्या करोगे, इसमें 30 का आप डिवाइड करने के लिए क्या करोगे, पाई/6, उधर भी करोगे 180/6। अब देखो ये 30 डिग्री इक्वल टू पाई/6, तो आप किसी भी डिग्री को रेडियन में इजीली कन्वर्ट कर सकते हो इस फार्मूले के हेल्प से, चाहे डिग्री को रेडियन में करिए, चाहे रेडियन को डिग्री में करिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कभी क्वेश्चन आपको एक ही क्वेश्चन में एंगल के दो टर्म दे देते हैं, एक डिग्री में देगा, एक रेडियन में देगा। अब क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको किसी एक ही पैरामीटर में कन्वर्ट करना होता है, तो उस कन्वर्जन के लिए हम इस फार्मूले का यूज करते हैं। तो आइए आगे हम समझते हैं,
जो अपना बेसिक्स एंगल्स था वो यहीं तक था, उतना आपका क्लियर हो गया। अब हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के बारे में डिस्कस करते हैं। अब देखो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होती क्या है? ये बेसिकली आपका जो एक, पहले हम डेफिनेशन रीड करते हैं फिर आपको हम एक्सप्लेन करते हैं। The ratio of sides of a right angle triangle with respect to any of its acute angles are known as the trigonometry ratio of that particular angles। अब देखो ये कह रहा है कि राइट एंगल ट्रिंगल में आप इसके किसी भी एक्यूट एंगल के रिस्पेक्ट में अलग अलग डायमेंशन या उसका एंगल्स हम निकाल सकते हैं, जिसको हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बोलते हैं। अब आइए हम समझते हैं कि एक राइट एंगल ट्रायंगल की अपना डायमेंशंस और उसको कैसा देते हैं। मान लेते हैं एक अपना राइट एंगल ट्रायंगल है, जो बी पॉइंट पे राइट एंगल है 90 डिग्री और सी पे एक आपका एक्यूट एंगल बना रहा है, देखो 90 डिग्री से कम ही है। अब इसकी जो सबसे लंबी भुजा होगी उसको हम हाइपोटेन्यूस बोलते हैं। इस एंगल को हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। देखो, और जो इस एंगल के सामने वाली लाइन होगी इसको हम परपेंडिकुलर साइड बोलते हैं, और जो इस एंगल के जस्ट सामने है, जस्ट बगल में, बगल वाली लाइन को हम एडजेसेंट लाइन बोलते हैं। आपको क्लियर हो गया होगा कि सबसे लंबी लाइन हाइपोटेन्यूस, सामने वाली लाइन परपेंडिकुलर और जस्ट बगल वाली लाइन एडजेसेंट साइड जहां से बना रहा है एंगल्स। अब आइए इसको हम लिखते हैं। अब इसका रेशियो कैसे लिखेंगे, जो आपका, उसके पहले मैं हाइपोटेन्यूस से ये सब लिख देता हूँ। हाइपोटेन्यूस जो है साइड में इसको हम एच से लिखेंगे। ए होगी आपकी लॉन्गेस्ट लाइन जो होती है। हाइपोटेन्यूस आपकी किसी भी ट्रायंगल की सबसे लॉन्गेस्ट लाइन होगी। परपेंडिकुलर जो होगा आपका परपेंडिकुलर, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम पी से लिखेंगे। ये आपका होगा अपोजिट साइड टू द एंगल्स। जो आपका एंगल है देखो इसके अपोजिट में है, तो ये होगा आपका अपोजिट साइड ऑफ द एंगल। ये सब देखो आप समझ लेना, क्योंकि आपको 10th में उतने अच्छे से एक्सप्लेन करते नहीं हैं। जो अच्छी जगह से स्टडी किए होंगे उनको डेफिनेटली सिखाया गया होगा, बट बहुत सारे बच्चों को ये सब बेसिक चीज़ें सिखाई नहीं जाती, जिनसे उनका डाउट्स क्लियर नहीं होता और उनको मैथ या फिजिक्स बहुत ज़्यादा हार्ड लगने लगती है। लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट सीख लोगे तो आपको बिल्कुल भी हार्ड नहीं लगेगी, बस जैसा जैसा बोल रहा है वैसा वैसा आपको करना है। ये क्या है, अपोजिट साइड ऑफ एंगल। जो आपका बेस है, बेस को हम एडजेसेंट भी बोलते हैं। बेस को हम या तो बेस बोलेंगे या इसको हम एडजेसेंट भी बोलते हैं, दोनों इसका नाम है। इसको हम बी से रिप्रेजेंट करेंगे। ए आपका होता है एडजेसेंट साइड टू द एंगल्स, एडजेसेंट साइड टू द एंगल्स। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि इसकी डायमेंशंस हम एंगल के रिस्पेक्ट में कैसे डिफाइन करें। देखो एंगल यहाँ अगर हम लाएंगे तो ये चेंज हो जाएगी। इसके अपोजिट अब क्या आ जाएगा, जो आपका एडजेसेंट है वो परपेंडिकुलर हो जाएगी, परपेंडिकुलर आपका ये आपका हो जाएगा एडजेसेंट। जैसे हम एंगल चेंज करेंगे वैसा ये चेंज होता जाएगा, उसके रिस्पेक्ट में हम निकालते हैं एडजेसेंट साइड टू द एंगल्स। अब आइए हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लिखते हैं। देखो मैं पूरा डिटेल में आपको नहीं बताऊंगा इसका कहाँ से ओरिजिन हुआ क्या हुआ, मैं डायरेक्ट जो फार्मूले हैं कहाँ से आए वो सब आपको सिखाता हूँ, क्योंकि आपको पता है कि एक फिजिक्स के लिए मैं तैयार कर रहा हूँ, तो उतना आपको सिखा दूंगा कि आपके फिजिक्स के कोई भी क्वेश्चंस नहीं रुकेंगे। अब देखो पहला होता है आपका साइन थीटा। साइन थीटा इक्वल टू जो आपका होता है वो होता है, यहाँ मैं ट्रेंगल आपको बना दे रहा हूँ। ये रहा एक राइट एंगल ट्रेंगल जहाँ पे आपका थीटा ए एंगल है। ए रहा आपका बी पे राइट एंगल है। ए रहा ए और सी। ए आपका है हाइपोटेन्यूस, ए है आपका परपेंडिकुलर, ए है आपका बेस। जो साइन थीटा इक्वल टू आपका होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। जो आपका कॉस थीटा आएगा, कॉस थीटा इक्वल टू आप क्या लिखोगे, एडजासेंट या बेस, बेस बाय हाइपोटेन्यूस। तीसरा होता है आपका टैन थीटा। ये तीन बेसिक एंगल हैं। टैन थीटा इक्वल टू आपका होगा परपेंडिकुलर बाय बेस। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा, ये सब स्टैंडर्ड है, इसको आप समझ लेना, आपको कोई भी क्वेश्चन करने में डिफिकल्टी नहीं होगी। कुछ नहीं लिखा मैंने, साइन थीटा इक्वल टू, देखो थीटा यहाँ बना रहा है तो इसके अपोजिट क्या है, पी है, अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूस।
तो इसको हम परपेंडिकुलर है इसका। दूसरा है आपका बेस बाय हाइपोटेन्यूज जो एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज। तीसरा है आपका परपेंडिकुलर बाय बेस। आपको अब इसका हम इनवर्स लिखते हैं। टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होती है। अब साइन का होता है आपका कोसेक थीटा। कोसेक थीटा इक्वल टू होगा आपका हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। ऐसे ही आपका सेक थीटा होता है। सेक होता है आपका कॉस के अपोजिट, तो ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज बाय बेस। फिर आपका आता है टैन का अपोजिट होता है कॉट। कॉट थीटा इक्वल टू बेस बाय परपेंडिकुलर। यहाँ तक आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। अभी इस पे मैं आपको एक दो क्वेश्चन कराऊंगा, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर यहाँ तक कुछ भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। देखो कुछ नहीं किया है। इसका एक और होता है, आपने देखा होगा कि लाल बटे कक्का बोलते हैं, जो हिंदी वालों के लिए मैं बता रहा हूँ। जब साइन थीटा इक्वल टू होता है लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा इक्वल टू होता है आधार बटे कर्ण, और इसका होता है लंब बटे आधार टैन थीटा इक्वल टू। इसको जब आप देखोगे हिंदी फॉर्म में लाल बटे कका लिखते हैं, तो एल बाई के हुआ आपका जो परपेंडिकुलर लेंथ है के से हुई कर्ण, जिसको हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। ए आधार है, आधार ए से जो बेस है, तो आधार बाई आपका हाइपोटेन्यूज क्या आ जाएगा, कॉस आ जाएगा। और लेंथ बाई आधार क्या आ जाएगा, टैन आ जाएगा। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, लेकिन ये फंडामेंटल है, आप ट्राई करिए ऐसे इसको रिमेंबर करने का। अब आइए आगे देखते हैं फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रिलेशंस। ट्रिग्नोमेट्री की फंडामेंटल रिलेशंस कुछ हैं, उसको हम समझते हैं कि ये होती क्या क्या है। देखो पहला होता है, आपने फार्मूले देखा, साइन थीटा इक्वल टू क्या है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो पहला हम लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू 1/कोसेक थीटा। आपको ये समझ में आया ना। अभी देखो एक का था आपका परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज साइन थीटा इक्वल टू था, और दूसरा था आपका हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। अब इनको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू 1 आती है। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू। दूसरा है आपका कॉस थीटा। कॉस थीटा का अपोजिट होता है 1/सेक थीटा। तीसरा है आपका टैन थीटा। टैन थीटा इक्वल टू आपका आएगा 1/कॉट थीटा। इसको आप प्रूव भी कर सकते हो जैसे मैंने पहला दिखाया। इसके बाद आपकी और एक रिलेशंस होती हैं, जो 3 बेसिक रिलेशंस हैं, उसको भी मैं लिख देता हूँ। पहला आपका होते हैं जिसको हम सर्वसंख्या बोलते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। देखो इन सब के डेरिवेशन में मैं नहीं जाऊंगा, आपको केवल इतना याद रखिए, फिजिक्स में इतना ही एप्लीकेबल है। मैथमेटिक्स में आप लोग स्टडी करोगे वहाँ पूरे डिटेल में आपको समझाया गया है, या आप क्लास 10th में ऑलरेडी ट्रिग्नोमेट्री डिटेल में दी गई है, आपने वहाँ ऑलरेडी सीखा होगा, बट मैं आपको एक बार कॉन्सेप्ट को फिर से रिवाइज करा रहा हूँ। दूसरा इक्वेशन है सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। तीसरी इक्वेशन आपकी है कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। देखो ये सब आप अच्छे से समझ लो। अभी जब हम कैलकुलस चालू करेंगे ना, वहाँ आप देखोगे कि इन सब का कितना यूज होगा। इन्हीं का यूज करके हम इक्वेशंस को ब्रेक करेंगे, इनका डिफरेंशिएशन लेंगे, इनका इंटीग्रेशन लेंगे। तो इसलिए मैं इसको आपको इतने डिटेल में समझा रहा हूँ कि ताकि आपको रिलेशंस याद रहें। अगर रिलेशंस याद रहेंगे तो वहाँ मैं डिस्कस करूँगा, आपको कोई भी डाउट नहीं आएगा। इसके बाद एक और रिलेशन है जो आपको पता है कि tan थीटा इक्वल टू आपका होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं हुई होगी, आपको समझ आ गया होगा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या है। ये सब देखो फंडामेंटल रेशियो हैं। अब इन्हीं सब का यूज करके हम आगे बहुत सारे फार्मूले कुछ भी चाहें वो डेवलप कर सकते हैं। तो आइए इस पे हम एक क्वेश्चन करके समझते हैं। अब देखो ये एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या कह रहा है, इफ इन अ राइट एंगल ट्रिंगल ए बी सी। देखो ये कह रहा है कि आपके पास एक राइट एंगल ट्रिंगल है। देखो कोई भी क्वेश्चन है सबसे पहले आपको डेटा लिखना चाहिए। जैसे जैसे कह रहा है एक राइट एंगल ट्रिंगल है, जहां बी पे आपका राइट एंगल बना रहा है। देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है हाइपोटेन्यूज ए सी, जो आपका हाइपोटेन्यूज है वो ए सी है, मतलब यहाँ पे आपका एक एंगल है। बेस बी सी है, बेस आपका बी सी आ गया। अब इसकी हाइट आपको देखो, इसकी लेंथ कितनी दी गई है, ए सी इक्वल टू आपको दिया गया है 5 सेमी, बी सी इक्वल टू आपको दिया गया है 3 सेमी, एंड ए बी इक्वल टू 4 सेमी दे दिया है। अब
आपको बोल रहा है कि एक एंगल बना रहा है यहाँ थीटा। अब आपसे साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा की वैल्यू पूछ रहा है। अब देखो इस एंगल के रिस्पेक्ट में सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करो। अभी मैंने आपको यहाँ सिखाया था। देखो अगर यहाँ एंगल बना रहा है तो आपका क्या होता थे, हाइपोटेन्यूस होता था, ये बेस होता था, ये आपका परपेंडिकुलर होता था। ये आपको पता है कि इसके अपोजिट साइड परपेंडिकुलर सबसे लंबी लाइन हाइपोटेन्यूस और एडजेसेंट लाइन बेस होती है। तो आइए अब हम एक एक वैल्यू रखते हैं। पहला हमसे क्या पूछ रहा है, साइन थीटा। साइन थीटा इक्वल टू अपना क्या होता था, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस। अब परपेंडिकुलर आपका क्या है, इसे यहाँ से कंपेयर करिए, 4 है, 4/5। आपका एक आंसर आ गया, बस कुछ नहीं करना था, यही देखिए कितना इजीली आ गया। दूसरा आपसे पूछ रहा है कॉस थीटा। अगर आपको रिलेशन याद है आप देखो एकदम इजीली कर दोगे। कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेन्यूस। देखो एच को आप हाइट मत समझ लेना, ये हाइपोटेन्यूस है। ये आपका बेस कितना है, 3/5। तीसरा आपसे पूछ रहा है टेन थीटा। टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान बेस। तो परपेंडिकुलर आपका क्या है, 4 सेंटीमीटर, बेस है आपका 3 सेंटीमीटर। अगर आपसे और सॉल्व करने को पूछे तो आप इससे निकाल सकते हैं। अब अब देखिए इस पे क्या क्या पॉसिबिलिटी होती है। कभी आपको एक एंगल देगा और उसकी वैल्यू दे देगी, आपसे बोलेगा कि ट्रेंगल की तीसरी डायमेंशन से निकालिए। तो एक एंगल निकाल के आपको दो भुजाएं पता चल जाएंगी, आप राइट एंगल का फार्मूला लगा दोगे कि हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अगर आपको एक डायमेंशन में जैसे एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ से जो भी अननोन रहेगा एच पी बी में हम वहाँ निकाल देंगे। किसी दो का रिलेशन हम एंगल से निकाल देंगे। थीटा से हम एनी टू का रिलेशन निकाल लेते हैं। अब देखो इसमें यही पॉसिबिलिटी पे क्वेश्चंस बनते हैं जो रिलेशंस है। आइए इसमें हम एक दो और क्वेश्चन करेंगे तो आपके डाउट्स अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये बोल रहा है कि अगर सेक थीटा इक्वल टू 13/5 है, सेक थीटा इक्वल टू 13/5 है, तो आपसे सारे ट्रिग्नोमेट्री का रेशियो पूछ रहा है। देखो इस क्वेश्चन को हम करेंगे तो आपको पूरा आइडिया आ जाएगा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का। अब देखो सेक थीटा इक्वल टू आपका क्या होता है, किसका अपोजिट है, कॉस थीटा। कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता था, बेस बाई हाइपोटेन्यूस। तो इसका अपोजिट क्या आएगा, हाइपोटेन्यूस बाई बेस। अब आप एक राइट एंगल ट्रेंगल सबसे पहले बना लीजिए। जब भी ऐसा क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री में तुरंत आप एक राइट एंगल ट्रेंगल फॉर्म करिए। जैसे ही राइट एंगल ट्रेंगल फॉर्म किए, यहाँ पर मैं एंगल ले लेता हूँ स्टैंडर्ड, इसको ए नाम दे देता हूँ, बी एंड सी। ये रहा इसका हाइपोटेन्यूस, ये रहा इसका बेस, ये रहा इसका परपेंडिकुलर। अब देखो हाइपोटेन्यूस की वैल्यू कितनी दी है, 13, एंड बेस की वैल्यू आपको दी है 5। अब आपसे सारे ट्रिग्नोमेट्री का रेशियो पूछ रहा है। तो सबसे पहले आप जो तीसरी अननोन साइड है आप उसकी वैल्यू सबसे पहले फाइंड आउट करिए। अगर हमें इसकी वैल्यू फाइंड हो गई तो हम कोई भी रेशियो पूछे इजीली निकाल सकते हैं। तो इसका हम क्या करेंगे, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब अपने से पी स्क्वायर की वैल्यू पूछ रहा है तो ए आएगा आपका एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो ये राइट एंगल ट्रेंगल की मैं प्रॉपर्टी लगाया हूँ और कुछ नहीं किया हूँ। पी स्क्वायर इक्वल टू आप एच स्क्वायर की वैल्यू रखिए कितनी है, 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। इसका हम करेंगे कितना आएगा, 169 माइनस 25 आ जाएगा 144। जब हम इसका रूट लेंगे तो p इक्वल टू रूट 144। 144 किसकी रूट होती है, ये होता है 12 का। आपको पता चल गया कि p की भी वैल्यू 12 सेंटीमीटर। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ इसका मैं सबका डायमेंशन लिख लेता हूँ जो जो आया अपना, ए बी सी। यहाँ एंगल बना रहा है थीटा, ए डायमेंशन है 30 सेंटीमीटर, ए डायमेंशन आपकी थी 5 सेंटीमीटर एंड ए डायमेंशन थी आपकी 12 सेंटीमीटर। अब सबसे पहले देखो कितनी रिलेशंस है, 6 रिलेशंस हैं, तो हम पहला लिखते हैं साइन थीटा। साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर आपका क्या है, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूस। इसमें देखो परपेंडिकुलर आपका ये है 12, 12/13। दूसरा आपका कॉस थीटा। कॉस थीटा इक्वल टू हमने क्या देखा था, बेस बाई हाइपोटेन्यूस। बेस आपका क्या है 5 सेंटीमीटर, हाइपोटेन्यूस है 13 सेंटीमीटर, दो आ गया। तीसरा तीसरा आपका है टेन थीटा। टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान बेस। परपेंडिकुलर है आपका 12, बेस है 5।
अब देखो तीनों आ गया, अब चाहे आप इसका अपोजिट कर दो तो आपको वो तीनों भी मिल जाएँगे, चाहे मैं स्टैंडर्ड फ़ॉर्मूले से करता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि वो रिलेशंस भी सही है। अब देखो हम कोसेक थीटा निकालते हैं, कोसेक थीटा इक्वल टू क्या था अपना, कोसेक थीटा इक्वल टू था हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी दी गई है 13 एंड परपेंडिकुलर की वैल्यू दी है 12। पाँचवाँ हम निकालते हैं सेक थीटा इक्वल टू क्या है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। देखो एक दो बार आप करोगे आपको भी फार्मूला एकदम याद हो जाएगा, कुछ नहीं है, तीन फार्मूले हैं उसी का अपोजिट करना है। हाइपोटेन्यूज आपका है 13, बेस है 5। अब आपको कॉट थीटा निकालता है, कॉट थीटा इक्वल टू है आपका बेस बाई परपेंडिकुलर, ये आपका आ गया 5/12। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। देखो इसमें मैंने कुछ नहीं किया, जो जैसा फार्मूले में दिया था मैंने वैसा रिप्लेस कर दिया, बस एक एंगल मिसिंग था, सॉरी एक डायमेंशंस मिसिंग थी ट्रिंगल प्रॉपर्टी से, उसका मैंने फाइंड आउट किया। जैसे ही तीनों डायमेंशंस मिली, आपसे कुछ भी पूछे, अगर आपसे ये एंगल पूछता तो आप क्या करोगे, ये एंगल पूछे तो इसके लिए आपका क्या हो जाएगा, इसके लिए ये परपेंडिकुलर होगा या हाइपोटेन्यूज होगा। मानिए आपसे ऐसे मैं बोलूं, अभी एक क्वेश्चन हो गया, इस क्वेश्चन में यहाँ राइट एंगल बना रहा है, यहाँ एक एंगल बना रहा है, आपसे पूछे कि ट्रिंग एंगल ए बताइए, इसकी डायमेंशन है 12, इसकी है 5, इसकी है 13। अब देखो यहाँ तुरंत एंगल चेंज हो जाएगा, यहाँ जब भी पूछेगा आपको, यहाँ क्या है, ए आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर, ए हो जाएगा बेस, तो यहाँ tan थीटा इक्वल टू आपका आ जाएगा 5/12। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गया। देखो आप रट मत लेना कि हम यही कर रहे हैं यही है, आप कहीं भी एंगल शिफ्ट कर सकते हो। आपको याद रहना चाहिए कि एंगल के अपोजिट आपका होता है परपेंडिकुलर, एंगल के एडजेसेंट आपका होता है बेस, और सबसे लंबी लाइन होती है आपकी हाइपोटेन्यूज, इसको याद रखना। कहीं भी एंगल बने आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। आइए एक और क्वेश्चन करते हैं तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब देखो हम मान लेते हैं कि एक क्वेश्चंस में मानिए आपने कोई एक एप्लीकेशन और देखते हैं कि अगर साइन थीटा इक्वल टू अपने को दिया है 4/3 एंड अपने को दिया है कॉस थीटा इक्वल टू 3/2 और पूछ रहा है कि टेन थीटा की वैल्यू बताइए। तो इसके लिए आप क्या करोगे, देखो एक हमने अभी रिलेशंस देखा था कि tan थीटा इक्वल टू अपना होता है sin थीटा बाई कॉस थीटा, इसी का हम यहाँ यूज करेंगे। sin थीटा की वैल्यू कितनी दी गई है 4/3, कॉस थीटा की वैल्यू दी है 3/2। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 8/9। देखो यहाँ से हमने कितना इजीली tan थीटा का वैल्यू निकाल लिया उस इक्वेशन का यूज करके। देखो इनका बहुत ज़्यादा यूज होता है कि कभी होता है ना कि एक नाव मूवमेंट कर रही है, एक नाविक यहाँ से लाइट को देख रहा है, उसकी हाइट इतनी है, इतना एंगल बना रहा है, तो कितने समय में नाव लाइट के पास पहुँच जाएगी। वो सब हम ऐसे राइट ट्रायंगल फॉर्म करके करते हैं। खैर वो मैथमेटिक्स का पार्ट है, उसमें मैं उतना डिटेल में नहीं डिस्कस करूँगा। फिजिक्स में केवल आपको रिलेशंस आने चाहिए, बस रिलेशंस का यूज है, इसलिए हम उसको ही डिस्कस कर रहे हैं। आइए एक और क्वेश्चन करते हैं तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा ट्रिग्नोमेट्री रिलेशंस। देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, an inclined plane rises 1 in 20 if length of inclined plane is 5 meter, calculate the height of the raised end above the horizontal। देखो ये कह रहा है कि आपके पास एक प्लेन है, हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक प्लेन है, ये रहा आपका प्लेन जो 1/20 आपका उठा हुआ है, ये रहा आपका प्लेन। डायमेंशंस मैं दे देता हूँ ए बी सी, यहाँ एंगल बना रहा है थीटा। अब देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है 1/20, इसका मतलब है आपका साइन थीटा की वैल्यू दी है, साइन थीटा इक्वल टू 1/20। आगे क्या करा, कैलकुलेट द हाइट ऑफ द रेज्ड इन एबव, अगर इसकी लेंथ है 5 मीटर। अब देखो जो आपका इंक्लाइंड प्लेन है उसकी लेंथ आपको दिया है 5 मीटर, आपसे पूछ रहा है कि ए हॉरिजेंटल से कितना हाइट पे उठा हुआ है। देखो एक प्लेन था जमीन पे था, उसको हमने रिवॉल्व करना चालू किया, इस पोजीशन पे आ गया है, 1/20 उठा हुआ है, तो ये पूछ रहा है कि कितना हाइट इसका फेस जो रेज्ड फेस है वो उठा है। एच की हमसे वैल्यू पूछी जा रही है, उसको हम मान लेते हैं एच है। अब देखो यहाँ बन रहा है एंगल, इसके अपोजिट क्या है एच है, और हमको हाइपोटेन्यूज की वैल्यू दी गई है, तो हमें कौन सा रिलेशन लगाना चाहिए, साइन थीटा। साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर
अपान हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर यहाँ क्या है, h है, h/5। अब देखो यहाँ साइन थीटा क्वेश्चन में दिया हुआ है तो दोनों वैल्यू को हम कंपेयर करेंगे। h/5 इक्वल टू 1/20। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो h इक्वल टू आएगा 5/20। इसको और सॉल्व करेंगे तो आएगा 1/4। जब इसको और सॉल्व करेंगे आएगा 0.25 मीटर। अब देखो ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से कितना इजीली हमने इस क्वेश्चन को फाइंड आउट कर लिया कि कितने हाइट तक इसका फेस उठा हुआ है। तो ये रहा ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक एप्लीकेशन। मैंने आप लोगों को एंगल्स, ट्रिग्नोमेट्री के रिलेशंस ये सब सिखाया। अगले पार्ट में जो इसका बचा हुआ पोर्शन है हम इसको फिनिश करेंगे। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आप फीडबैक देंगे तभी हमें पता चलेगा कि हमें क्या क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो इसी के साथ मैं आज का लेक्चर समाप्त करता हूँ। हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें व सब्सक्राइब करें। थैंक यू।